मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स वाले चैप्टर में अभी अपन देखते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोला जाता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ऑल्सो कॉल्ड एज पीजीआर्स। ठीक है, रेगुलेटरी इसलिए क्योंकि इनका काम कुछ केसेस में किसी चीज को बढ़ाना रहता है, किसी केस में पर्टिकुलर चीज को घटाना रहता है। मतलब कभी कभी ये इनिबिट कर सकते हैं, कभी कभी स्टिमुलेट कर सकते हैं। इनिबिट प्लस स्टिमुलेशन टुगेदर इज कॉल्ड एज रेगुलेशन, है ना। इसलिए इसको प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, मतलब हार्मोन्स तो है ही वो नो डाउट, लेकिन इनिबिटर या स्टिमुलेटर ऐसा नहीं है, रेगुलेटर है। ठीक है, रेगुलेट करना, कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है, दोनों चीजें जरूरी होती है सिस्टम में, कोई भी सिस्टम के लिए। ठीक है, तो ग्रोथ को स्टिम्युलेट करने वाले जो है, मतलब ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले, उसमें 3 है। ठीक है, कौन से? तो उसमें है ऑक्सिन, उसमें है साइटोकाइनिन और उसमें है गिब्बरलिन। ठीक है, इधर इनिबिट करने वालों में अपने पास क्या क्या है, तो अपने पास है इथाइलिन। वैसे इथाइलिन थोड़ा सा कनेक्टिंग लिंक है, इसकी कुछ हरकतें ग्रोथ को स्टिमुलेट करने वाली है, लेकिन जनरली अपन इसको इनिबिटर में ही कंसिडर करते हैं। एनसीईआरटी ने बोला भी है तो बात ही खत्म हो गई। और उसके बाद है एब्सिसिक एसिड, ABA। एब्सिसिक एसिड का तो पूछना ही नहीं पड़ता, एब्सिसिक एसिड तो पूरे तरीके से इनिबिटर ही है ग्रोथ का। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखे, जो न्यूक्लियस बैच वाले बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तुमको एक बात बताता हूँ, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ रैंकर्स के लिए, है ना। अभी तुमको भी ये चैप्टर पढ़ाना ही था अल्टीमेटली, इसलिए मैं तुमको बस तुम्हारे ग्रुप पे इसको भेज देता हूँ कि तुमको भी तो पढ़ाना ही है, तो इसलिए मैं तुमको ये फॉरवर्ड कर देता हूँ तुम्हारे ग्रुप पे। लेकिन बेसिकली अगर रैंकर्स के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता तो तुमको मैं अभी ये नहीं पढ़ाता। ये सब चैप्टर होने के बाद एंडिंग में, दैट इज सितंबर अक्टूबर में अपन ये चीज पढ़ते। तो मेरा कहने का मुद्दा ये है कि ये चैप्टर, मतलब प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में से कॉकरोच। ठीक है, एनटीए ने बोला हुआ है कि सिर्फ कॉकरोच ही सिलेबस में रहेगा, अर्थवर्म और फ्रॉग नहीं रहेगा, इसलिए मैं कॉकरोच बोल रहा हूँ। लेकिन पढ़ेंगे तो खैर हम अर्थवर्म एंड फ्रॉग भी, क्योंकि अपने को सीबीएसई पे भरोसा नहीं है। ठीक है, 2017 के नीट में 3 क्वेश्चन आ गए थे फ्रॉग के, जबकि वो सिलेबस में नहीं है, तो भी तो भरोसा नहीं है अपने को, इसलिए अपन तो पढ़ लेंगे खैर। लेकिन अर्थवर्म फ्रॉग कॉकरोच वो वाला पार्ट बेसिकली, ठीक है, अर्थवर्म फ्रॉग कॉकरोच वो वाला पार्ट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पार्ट, दूसरा प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स जो ये अभी चल रहा है, और तीसरा इकोलॉजी के 4 चैप्टर्स। ये 3 चीजें ध्यान से सुनेंगे कि इकोलॉजी भी इवन मैं न्यूक्लियस बैच के लिए थोड़ी बनाया हूँ, वो तो मैं रैंकर्स के लिए बनाया, तुम लोगों को भी अल्टीमेटली पढ़ाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं तुमको भी वो भेज देता हूँ कि तुमको भी मैं इसी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, तो तुम देख ही लो वीडियो। ठीक है, ये 3 चैप्टर मैंने रैंकर्स, ये 3 चीजें मैंने रैंकर्स की क्लास में क्यों छोड़ी हुई थी, ये छोड़ी हुई रहने का रीजन ये है क्योंकि अल्टीमेटली ये तीनों चीजें मैं एनसीईआरटी रीडिंग से ही पढ़ाता हूँ और एनसीईआरटी रीडिंग से ही पढ़ाना प्रीफर करता हूँ, और इसका सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग ही करना चाहिए। क्यों? ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ठीक है, रैंकर्स तुम लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन न्यूक्लियस वाले भी बच्चे वीडियो देखेंगे तो उनके लिए एक चीज बता देता हूँ। देखो, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुमको। अबे जो ऑक्सिन है ना, ऑक्सिन, ये ऑक्सिन क्या करता है, ये ऑक्सिन पार्थेनोकार्पी को स्टिमुलेट करता है। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या है, सीडलेस फ्रूट। ठीक है, जैसे ग्रेप्स रहते हैं या बनाना रहते हैं वैसे। तो ओवरी को राइप करवा दो, लेकिन उसके अंदर जो ओव्यूल है, जो सीड बनता है, उसको सीड बनने ही मत दो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। मतलब बेसिकली उसको सीड बनने ही मत दो ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ ओवरी को फ्रूट में कन्वर्ट करा दो, दैट्स ऑल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी को ऑक्सिन स्टिमुलेट करता है, ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अब मुद्दा यह है कि स्टेट बोर्ड की बुक में देके रखा है कि गिब्बरलिन जो है, दे आर 200 टाइम्स मोर एफिशिएंट, 200 times more efficient as compared to auxins in inducing
पार्थेनोकार्पी, ऐसा स्टेट बोर्ड की बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अब इशू क्या है कि ये सब चीजों के कारण होता है अपने को कंफ्यूजन। अगर एग्जाम में आ गया कि पार्थेनोकार्पी कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है, उसमें ऑक्सिन भी रहा और गिबरलिन भी रहा, तो क्या करने का, और बोथ 1 and 2 ऐसा ऑप्शन नहीं रहा तो क्या करने का। एनसीईआरटी के हिसाब से तो ये आएगा, स्टेट बोर्ड के हिसाब से गिबरलिन आना चाहिए, बराबर। लेकिन क्या है कि अपन तैयारी कर रहे हैं नीट की, और नीट में जो आंसर की रहती है वो बनती है एनसीईआरटी के दम पे, तो अपने को ये चीज ध्यान में रखना ही नहीं है, अपने को सीधा सीधा ऑक्सिन ही याद रखने का है पार्थेनोकार्पी के लिए। ठीक है, न्यूक्लियस वाले ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अब जैसे कि तुम सबको पता है कि कई सारे चैप्टर्स पढ़ाने के लिए मैं स्टेट बोर्ड की बुक का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्टेट बोर्ड की बुक में ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है, ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे लोकोमोशन मूवमेंट में हड्डियां एंड जॉइंट्स अपन स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस का कई सारा पोर्शन स्टेट बोर्ड में ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, इवोल्यूशन स्टेट बोर्ड से, ह्यूमन इवोल्यूशन स्टेट बोर्ड से पढ़ना प्रिफरेबल रहता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो स्टेट बोर्ड से पढ़नी प्रिफरेबल रहती है, जहां पर कंसेप्ट आती है वहां पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर कंसेप्ट बेस्ड नहीं है, ये चैप्टर डेटा बेस्ड है कि ऑक्सिन के जो फंक्शंस है वो है, खत्म हो गई बात। ठीक है, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, या कंसेप्ट है भी तो अभी 11-12 के लेवल पे उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि वो ऐसा क्या करता है, ऑक्सिन सेल को किस प्रकार से स्टिमुलेट करता है, कौन से जीन्स को एक्टिवेट करता है, प्लांट्स में वो पर्टिकुलर रिएक्शन क्यों होती है, ये सब एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। लेकिन 11-12 के लेवल पे अपने को इतना याद नहीं रखना है, अपने को नीट क्वालिफाई करना है, फालतू उतना डिटेल में जाके मतलब नहीं है। एनसीईआरटी ने बोला है ऑक्सिन पार्थेनोकार्पी करता है तो करता है, बात खत्म। इसलिए ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर के लिए मैं स्टेट बोर्ड कभी प्रीफर नहीं किया। ठीक है, 7-8 साल मैंने जो भी नीट पढ़ाया है, उन 7-8 सालों में मैंने ये चैप्टर के लिए कभी स्टेट बोर्ड प्रीफर नहीं किया, क्योंकि स्टेट बोर्ड में ये चैप्टर 11th में है और फालतू कंफ्यूजन हो सकता है दोनों चीजें पढ़ने से, एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड पढ़ने से, कि अरे यार पार्थेनोकार्पी आ गया क्वेश्चन, एनसीईआरटी में कौन सा था, स्टेट बोर्ड में कौन सा था, याद नहीं आ रहा, ऐसा हो सकता है एग्जाम में। तो सीधा सीधा मेरा था मेरी राय ये थी कि सीधा सीधा स्टेट बोर्ड पढ़ो ही मत। ठीक है लेकिन इस साल क्या प्रॉब्लम हो गया है कि ये जो चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आ गया है 12th स्टैंडर्ड में। 12th स्टैंडर्ड में आ जाने के कारण अपने को बोर्ड के लिए ये चैप्टर स्टेट बोर्ड की बुक से भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी अपन इसको नीट के हिसाब से ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये वीडियो में वैसे भी रैंकर्स के लिए बना रहा हूँ, रैंकर्स को स्टेट बोर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है 11th स्टैंडर्ड का। ठीक है, क्योंकि अपने को तो रैंकर्स को तो सिर्फ नीट से मतलब है, रैंकर्स को अभी स्टेट बोर्ड से मतलब नहीं है। तो मैं अभी सिर्फ एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर का रीडिंग करता हूँ। ठीक है, रीडिंग मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रीडिंग करते करते साथ में ट्रिक्स भी बतानी है, जितनी मेरे पास अवेलेबल है उतनी, ये सब हार्मोन्स के फंक्शंस याद रखने के लिए। ठीक है, तो जब ट्रिक्स याद रखनी है तो नॉर्मली तो मैं क्लास में क्या करता हूँ, एनसीईआरटी से रीडिंग करता हूँ और ट्रिक बोर्ड पे लिख देता हूँ। अब वीडियो में ये चीज तकलीफ वाली होगी, इसलिए मैं सीधा सीधा रिटर्न वीडियो ही बना रहा हूँ, रीडिंग नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं हर एक पॉइंट कवर करूंगा, ऑक्सिन के जो भी फंक्शंस है, गिबरलिन के जो भी फंक्शंस है, और उनको याद कैसे किया है मैंने, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। जहां जहां पॉसिबल है वहां, जहां ट्रिक नहीं है मेरे पास वहां पर मैंने रट्टा मारा हुआ है, तुमको भी रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो के स्टार्टिंग के 9 मिनट वेस्ट करने का मेरा पर्पज सिर्फ ये है, मैंने वेस्ट नहीं किया है, मेरा पर्पज ये है, दिस इज फॉर यू, मतलब न्यूक्लियस वालों के लिए स्पेशली मैंने 9 मिनट वेस्ट किए हैं, ये बताने के लिए कि देख लो ये वीडियो मैं रैंकर्स के लिए बना रहा हूँ, और रैंकर्स के लिए भी मैं सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग ही कर रहा हूँ। तुम्हारे क्लास में भी मैं सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग ही किया रहता अगर कोरोना नहीं आ रहता तो। चैप्टर के मतलब सिलेबस के एंडिंग में, सिर्फ सिलेबस के एंडिंग में पढ़ने वाले चैप्टर्स है, इनको एनसीईआरटी के बाहर मत पढ़ो। ठीक है, प्लांट ग्रोथ, कॉकरोच, इकोलॉजी। ठीक है, क्योंकि इसमें ना कंफ्यूजन होने का डर है। अब इकोलॉजी 12th में है स्टेट बोर्ड में, इसलिए मजबूरी में स्टेट बोर्ड की बुक से पढ़ना पड़ता है। ये चैप्टर अभी स्टेट बोर्ड में आ गया 12th स्टैंडर्ड में, इसलिए ये मजबूरी में अपने को पढ़ना पड़ेगा। ये अपन बोर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे जब अपना सिलेबस हो जाएगा तब। ठीक है, इसके ऊपर अपन बोर्ड पैटर्न टेस्ट लेंगे, सब कुछ करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट। लेकिन इवन मिनरल न्यूट्रिशन भी, उसमें वो मिनरल के फंक्शन सिर्फ एनसीईआरटी से रीड करना। ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से
क्योंकि अगर तुम ये करोगे, स्टेट बोर्ड से भी पढ़ोगे, इधर भी पढ़ोगे, तो कंफ्यूजन होने का बहुत ज्यादा डर है इसको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से पढ़ने का। ठीक है, विद दिस वी विल मूव फॉरवर्ड। तो एकदम न्यूक्लियस वाले ये चीज ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल भी इसमें लालच नहीं करना है, इसमें अपने को लालच नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। बाकी चैप्टर्स में तो अपन डिटेल में जाते ही है, गाइटन के लेवल पे जाते हैं, है ना, इधर उधर फॉरेन ऑथर की बुक से मैं तुमको पढ़वाता भी हूँ, लिखवाता भी हूँ, लेकिन इन चैप्टर्स के साथ ये खिलवाड़ हम नहीं करेंगे, क्योंकि रट्टा मारने वाले चैप्टर्स है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है अगर हम ज्यादा पढ़ लेंगे तो। ठीक है, तो बढ़ते हैं सबसे पहले ऑक्सिन के तरफ। अब ऑक्सिन के फंक्शंस मैंने कैसे याद रखे हुए हैं, काफी आसान है ऑक्सिन के फंक्शन याद रखना। सबसे डिफिकल्ट तो मेरे को इथाइलिन ही लगता है। इथाइलिन में कुछ ट्रिक नहीं है मेरे पास याद रखने की, उसको रट्टा ही मारना पड़ता है, पर ऑक्सिन के फंक्शंस आसान है याद रखना। देखो, ए फॉर ऑक्सिन, ए फॉर अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस का मतलब क्या है, व्हाट इज मेंट बाय अपाइकल डोमिनेंस? तो अगर कोई ऐसा पेड़ है, ये इधर अपाइकल बर्ड है, ठीक है, और इधर लेटरल बर्ड है। मैं लेटरल कैम्बियम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेटरल बर्ड की बात कर रहा हूँ। एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स में बोला हुआ है कि सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द अपाइकल बर्ड कंस्टिट्यूट्स द लेटरल बर्ड, ऐसा बोला हुआ है। तो ये बेसिकली अपाइकल बर्ड के ही बचे हुए कुछ सेल्स है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम ही है, लेटरल मेरिस्टेम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेटरल बर्ड की बात कर रहा हूँ। अपाइकल बर्ड क्या करेगा, रूट और स्टेम को ऐसे ऊपर ऊपर बढ़ाएगा। लेटरल बर्ड क्या करेगा, ब्रांचेस उगवाएगा। लेटरल बर्ड क्या करेगा, ब्रांचेस उगवाएगा। तो ऑक्सिन क्या करता है, ए फॉर ऑक्सिन, ए फॉर अपाइकल डोमिनेंस, तो अपाइकल बर्ड को ज्यादा स्टिमुलेट करता है और लेटरल बर्ड को इनहिबिट करता है। तो उसके कारण क्या होता है कि अपाइकल बर्ड ज्यादा फास्ट ग्रो होता है और ब्रांचिंग उस प्लांट में कम आती है। तो प्लांट लंबा लंबा बहुत होते जाएगा, लेकिन उसमें ब्रांचिंग ज्यादा नहीं दिखेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं अपाइकल डोमिनेंस। ठीक है, अब इस अपाइकल डोमिनेंस का एक सीधा सीधा प्रैक्टिकल अप्रोच हो गया। जैसे अपने को अगर चाय की खेती करनी है, खेती में, अब चाय की खेती में इशू क्या है कि अपने को तो चाहिए लीव्स, है ना, जितनी ज्यादा लीव्स रहेगी उतना उसको फायदा होगा। अगर वो चाय का पौधा ऐसा ऐसा ग्रो हो गया और यहाँ सिर्फ लीव्स है, तो उसका बिजनेस तो ठप हो जाएगा। उसको इस प्रकार का पौधा चाहिए चाय का, तो यहाँ पर जितने ज्यादा लेटरल ब्रांचेस रहेंगे उतनी ज्यादा पत्तियां रहेगी और उसका ज्यादा वो सेल कर पाएगा वो किसान, वो फार्मर, है ना। तो उसमें अपन क्या करेंगे, चाय की पत्तियों में तुमने देखा होगा दार्जिलिंग में वगैरह चाय के पौधों में जो ऊपर का पार्ट रहता है उसको ऐसी बड़ी सी कैंची लेकर कट कर देते हैं। ठीक है, तो कट कर देने के कारण अपाइकल बर्ड कट हो जाता है। अपाइकल बर्ड कट हो जाने के कारण लेटरल ब्रांचेस ज्यादा बढ़ती है और लेटरल ब्रांचेस ज्यादा बढ़ने के कारण वो चाय के फार्मर को बिजनेस ज्यादा अच्छे से हो पाता है। तो ये ऑक्सिन का डायरेक्टली एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन वो अपाइकल डोमिनेंस को स्टिमुलेट करता है। तो अपाइकल डोमिनेंस को स्टिमुलेट करने के कारण अपने को जहां पर अपाइकल डोमिनेंस नहीं चाहिए वहां पर अपन क्या कर देंगे, अपाइकल बर्ड को कट कर देंगे। अच्छा, ऑक्सिन का फॉर्मेशन भी एपेक्स में होता है, ये भी याद रखेंगे। तो अपाइकल बर्ड कट कर दिया तो बढ़ भी गया, है ना, और ऑक्सिन का फॉर्मेशन भी फिर कम होगा और ऑक्सिन का सिंथेसिस भी कम होगा, तो लेटरल बर्ड का ग्रोथ ज्यादा होगी, लेटरल ब्रांचेस आएगी, है ना। तो अपाइकल बर्ड क्या करेगा, अपाइकल बर्ड को अपन कट कर देंगे। कहां पर, इन केस ऑफ टी प्लांटेशन। ये कोई डायरेक्टली यूज नहीं है ऑक्सिन का, उल्टा है तो ऑक्सिन के खिलाफ हो रहा है। लेकिन इससे ये चीज याद रखना आसान है कि ऐसा क्यों कट करते हैं, ऐसा क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग में आ सकता है कि वाई आर द एपेक्स ऑफ द टी प्लांट्स कट इन टी प्लांटेशंस। तो ऑक्सिन का अपाइकल डोमिनेंस कम करवाने के लिए ये उसका रीजन रहेगा। ठीक है, फिर अल्फाबेट में सबसे पहले ए आता है और अपन ने पिछले क्लास में देखा था कि सीड जो होती है, सीड में सबसे पहले क्या ग्रो होता है, तो सबसे पहले प्लूम्यूल आता है ना। देखो, हाइपोजियल जर्मिनेशन रहे या एपिजियल जर्मिनेशन रहे, कुछ भी रहे, सबसे पहले बाहर तो स्प्राउटिंग ही होता है, सबसे पहले बाहर तो रूट ही आता है ना। कुछ भी रहे, एपिजियल रहे या हाइपोजियल रहे, तो अल्फाबेट में ए सबसे पहले आता है और सीड के ग्रोथ में सबसे पहले रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सिन का एक और काम रहेगा रूट इनिशिएशन। ऑक्सिन का एक और काम रहेगा रूट इनिशिएशन। ठीक है, सिंपल काम है एकदम। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सिन में एक्स है, जाइलम में एक्स है, तो जाइलम डिफरेंशिएशन। ऑक्सिन में एक्स है
जाइलम में X है, तो जाइलम डिफरेंशिएशन, ये भी ऑक्सिन का काम है। ठीक है, फिर अमेरिकन लोग जो रहते हैं ना, वो इतने बेवकूफ़ है, अमेरिकन लोग बेवकूफ़ है भयंकर। मैं क्लास में तो अमेरिकन लोगों की बेवकूफ़ी की कहानियां तो तुमको बताते ही रहता हूँ। अपने को लगता है अमेरिकन लोग बहुत पढ़े लिखे और होशियार है, लेकिन इट इज़ एक्चुअली उल्टा। मतलब अमेरिका में अगर इंडिया में जितनी गरीबी है और अनएम्प्लॉयमेंट है और लैक ऑफ एजुकेशन है, उतना अगर अमेरिका में रहता ना तो अब तक पूरा जंगली लोग बन चुके रहते हैं। इतना जॉब अपॉर्चुनिटीज और अच्छी इकोनॉमी होने के बावजूद, वहां पर इतने एजुकेशन होने के बावजूद इतने बेवकूफ़ लोग हैं। क्लास में बहुत बार अमेरिकन लोगों की किस्से तुमको बताते ही रहता हूँ। तो वैसे ही अमेरिकन लोगों का एक फेमस किस्सा है उनकी बेवकूफ़ी का। वो क्या है ना, वो प्लास्टिक यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तुम बोलोगे सर ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो कितनी अच्छी चीज़ है, तुम उनको बेवकूफ़ क्यों बोल रहे हो? अमेरिकन लोगों को मैं वो प्लास्टिक यूज नहीं करते, वो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए प्लास्टिक यूज नहीं करते, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो इतने बेवकूफ है, उनको क्या लगता है कि इथाइलिन नाम का जो हार्मोन है, इथाइलिन, इथाइलिन क्या करता है, पेड़ों में फीमेलनेस इंड्यूस करता है। ये इथाइलिन की खासियत है, इथाइलिन में अपन देखेंगे। इथाइलिन क्या करता है, पेड़ों में फीमेलनेस इंड्यूस करता है। तो प्लास्टिक इज नथिंग बट पॉलीइथिलीन, पॉलीथिलीन है ना, एक पॉलीइथिलीन रहता है, एक पॉलीथीन रहता है। तो पॉलीइथिलीन में इथाइलिन है, तो उससे उसमें रखे हुए फ्रूट्स या वेजिटेबल्स अगर ह्यूमन बींग्स खाएंगे तो ह्यूमन बींग्स भी, जो मेल ह्यूमन बींग्स है वो भी फीमेल बन जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। वो इतने बेवकूफ है। ठीक है, इसलिए मैं हंसता हूं उन पे। अमेरिकन फॉरबिड प्लास्टिक, वाई वाई बिकॉज दे थिंक दैट इट विल इंड्यूस फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज दे थिंक दैट इट विल इंड्यूस फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, फीमेलनेस। तो इससे अपने को 3 चीजें याद रह जाती है। कौन सी? ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो ये याद हो जाता है कि इथाइलिन इंड्यूसेस फीमेलनेस, ये अपने को इथाइलिन का एक फंक्शन अपने को याद हो गया। ठीक है, दूसरा और 2 क्या क्या अपने को याद हुआ, तो ए फॉर अमेरिकन, ए फॉर ऑक्सिन, एफ फॉर फॉरबिड्स, एफ फॉर फ्लावरिंग, पी फॉर प्लास्टिक, पी फॉर पाइनएप्पल। तो ऑक्सिन क्या करता है, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करवाता है। ऑक्सिन क्या करता है, फ्लावरिंग करवाता है पाइनएप्पल में। ठीक है, और अमेरिकन ने प्लास्टिक को फॉरबिड क्यों किया है, क्योंकि उनको लगता है कि उससे फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी मेल्स में, है ना। तो FEM का फुल फॉर्म क्या है, फ्लावरिंग बाय इथाइलिन इन मैंगो। ठीक है, तो अमेरिकन लोगों की बेवकूफी के कारण अपने को 3 चीजें याद हो गई हार्मोन्स की। कौन सी कि पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करवाता है ऑक्सिन और मैंगो में फ्लावरिंग करवाता है इथाइलिन। ठीक है, दूसरा इथाइलिन का एक और फंक्शन अपने को फ्री में याद हो गया थैंक्स टू अमेरिकन, कि इथाइलिन इंड्यूसेस फीमेलनेस इन प्लांट्स। ठीक है, ये अपने को याद हो गया। तो 1 2 3 4 5 चीजें तो अपने को याद हो गई। अच्छा, ये जो अपाइकल डोमिनेंस है ना, इस अपाइकल डोमिनेंस के कोरोलरी में अब थोड़ा सा लालच मैं भी कर रहा हूँ और एनसीईआरटी के बाहर का एक फंक्शन तुमको बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा तो बता ही देता हूँ, क्योंकि अपाइकल डोमिनेंस से सीधा सीधा वो कनेक्टेड है। ठीक है, क्या करता है, ऑक्सिन कॉजेस द प्लांट टू कर्व टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का जो डायरेक्शन रहता है, उस लाइट के डायरेक्शन के तरफ वो क्या करता है, प्लांट को कर्व करवाता है। प्लांट ऐसा कर्व होता है। ठीक है, ये तुमने 10वीं में पढ़ा हुआ एक्सपेरिमेंट, क्या फोटोट्रॉपिज्म, कि जिस तरफ गमला अगर घर के अंदर रखा हुआ है तो गमले में जो पौधा है वो खिड़की के तरफ कर्व होगा, है ना। ये पढ़ा हुआ है अपन ने 10th स्टैंडर्ड में। तो बस ये वही चीज है, पर ये करवाने के लिए कॉज कौन करता है, ऑक्सिन करता है ना। प्लांट है, प्लांट के एपेक्स में ऑक्सिन तैयार होता है, नीचे माइग्रेट होता है नीचे की तरफ, और नीचे माइग्रेट होता है, और जहाँ से लाइट आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेल डिवीजन करने लगाएगा। तो सेल डिवीजन करेगा तो इधर का वजन बढ़ेगा और ये पेड़ ऐसा लाइट की तरफ झुकेगा। ठीक है, तो ये काम जो है, ये एक्टिविटी ऑक्सिन करवाता है।
इसके अलावा अच्छा एक चीज बता देता हूँ, रुक जाओ। ऑक्सीजन जो है ना वो दो प्रकार के हैं, जो नेचुरल ऑक्सीजन्स है और सिंथेटिक ऑक्सीजन्स है। नेचुरल ऑक्सीजन्स एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन्स, ठीक है। तो नेचुरल ऑक्सीजन्स है इंडोल एसेटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल एसेटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, IAA IBA। और सिंथेटिक ऑक्सीजन्स में कौन कौन है? तो सिंथेटिक ऑक्सीजन्स में है नेफ्थैलिन एसेटिक एसिड दैट इज NaA, और 2,4-डाइक्लोरो, 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसेटिक एसिड, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं 2,4-D। और एक है ये तीसरा वाला, फिर से एनसीईआरटी के बाहर का बता रहा हूं, 2,4,5 ट्राइक्लोरो फिनॉक्सी एसेटिक एसिड, ठीक है, इसको बोलते हैं 2,4,5T, 2,4,5T शॉर्ट फॉर्म। IAA IBA NaA 2,4-D 2,4,5T, ठीक है। तो ये दोनों नेचुरल है और ये सिंथेटिक है। तो ऑक्सीजन की ना एक कैरेक्टरिस्टिक है, ऑक्सीजन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑक्सीजन की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो बूढ़े लीव्स को गिराता है, ठीक है, बूढ़े लीव्स को गिराता है और यंग लीव्स को गिरने से रोकता है, ठीक है। चलो ये भी छोड़ दो, सीधा सीधा बताता हूं। डाइकॉट्स में लीफ फॉल करवाता है, बस इतना याद रखो, टेंशन मत लो ज्यादा। डाइकॉट्स में लीफ फॉल करवाता है, ठीक है। तो इससे दो कोरोलरीज निकलती है, जैसे ज्योमेट्री में कोई भी एक थ्योरम होने के बाद उसकी कोरोलरीज रहती थी ना, है ना। जैसे अपाइकल डोमिनेंस से अपन ने दो कोरोलरी निकाली, एक तो ये निकाली टी प्लांटेशन वाली, और दूसरी ये निकाली ऑक्सीजन कॉजेज द प्लांट टू कर्व टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट। वैसे डाइकॉट्स में लीफ फॉल करवाता है, इस चीज से दो कोरोलरीज निकलती है। एक तो इसको अपन वीडी साइड करके यूज कर सकते हैं। तुम अगर किसी मोनोकॉट की खेती कर रहे हो, जैसे वीट की या मेज की, और उसमें डाइकॉट्स अगर ग्रो हो रहे हैं वीड्स की तरह, तो ऑक्सीजन स्प्रे कर दो, उनकी पत्तियां झड़ जाएगी और वो वीड्स मर जाएंगे। तो उसको वीडी साइड की तरह यूज किया जा सकता है ऑक्सीजन को। ये एक कोरोलरी हो गई, है ना। और दूसरी कोरोलरी इसकी ये हो गई कि ऑक्सीजन हैड बीन यूज्ड एज अ बायो वेपन, ठीक है, इन वियतनाम वॉर। वियतनाम के साथ वॉर किया था यूएस ने, फालतू फूकट, वियतनाम की कुछ गलती भी नहीं थी, फिर भी वियतनाम ने भयानक हराया था यूएस को। छोटा सा देश होने के बावजूद, छोटा सा गरीब एशियन कंट्री होने के बावजूद यूएस की वाट लगा दी थी वियतनाम ने, ठीक है। तो वियतनाम वॉर में यूएस ने क्या किया था? वियतनाम के ऊपर एक बायो वेपन यूज किया था। उसने क्या किया था? यूएस ने अ पर्टिकुलर रेशियो ऑफ 2,4-D एंड 2,4,5T, ठीक है, इसको स्प्रे कर दिया था। फार्म्स पे, तो उनकी पत्तियां झड़ गई और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, पेड़ मर गए, एग्रीकल्चर ही नहीं हो पाएगा, तो सैनिकों को खाना कैसे दोगे? सैनिकों को खाना नहीं दे पाओगे, इकोनॉमी डूब जाएगी, तो वॉर भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऐसा बायो वेपन करके यूज किया था। ये जो मिक्सचर है ना, इस मिक्सचर को बोला गया था एजेंट ऑरेंज, ठीक है। एनसीईआरटी के काफी बाहर का है, लेकिन थोड़ा लालच तो मेरे को भी होती है एनसीईआरटी के बाहर जाने की, इसलिए मैं चले गया। एक्चुअली क्या है, बहुत हिस्टोरिकली वगैरह इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसके ऊपर साइंटिफिक के लिए नहीं तो भी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एम्स में तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आता ही है, और
नीट में भी मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ रहा है एक ना एक, ठीक है। और अभी तो एम्स कैंसिल करके उसको भी नीट में घुसा दिया है, तो हो सकता है 2-3 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आ जाए। इसलिए जनरल नॉलेज वाली चीज़ें थोड़ी बहुत रिलेटेड टू साइंस वाली स्पेशली अपने को पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के बाहर का है, लेकिन ये भी याद रखेंगे। डाइकॉट्स की लीफ गिरवाता है तो इससे ये 2 करोलरीज, एक तो विडिसाइड करके यूज होता है, 2,4-D यूज करते हैं अकेले 2,4-D को यूज करते हैं विडिसाइड करके, और इसका एक पर्टिकुलर रेशियो में मिक्सचर विच वॉज कॉल्ड एज एजेंट ऑरेंज वॉज यूज एज अ बायो वेपन, ठीक है। तो यहां तक हो गया ABCDEF। फिर नेक्स्ट फंक्शन ऑक्सिन का, पार्थेनोकार्पी तो मैंने स्टार्टिंग में 10 मिनट में जब मैं क्यों एनसीईआरटी की रीडिंग करनी एक्सप्लेन कर रहा था तभी पार्थेनोकार्पी बोल दिया था। एनसीईआरटी ने पार्थेनोकार्पी इन टमाटोज इंड्यूस करता है ये बता दिया, ठीक है। ऑक्सिन में एक्स है, जाइलम डिफरेंशिएशन वो भी हो गया। जनरल ग्रोथ स्टिम्युलेटर है, ये जनरल ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है, तो एक लास्ट फंक्शन इसका रहेगा सेल डिवीजन के लिए स्टिम्युलेट करेगा, ठीक है। नॉट ए बिग डील। तो मैक्सिमम चीजें इसके ट्रिक से याद हो जाती है। ऑक्सिन के फंक्शन सबसे इजी है होपफुली, मतलब रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, एक झटके में नहीं होगा। जैसे मॉर्फोलॉजी का हमने किया था, मंडे को रूट, ट्यूसडे को स्टेम, वेडनेसडे को इन्फ्लोरेसेंस, है ना। जिसको याद नहीं हुआ है मॉर्फोलॉजी अभी भी वो करो, अभी तो समय भी है। मॉर्फोलॉजी पक्के से याद हो जाएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो वैसा यहाँ पर भी रोज उठ के बस 10 मिनट में रिवाइज कर लिया ये तो अच्छा खासा याद हो जाता है। अब मैं तो बिना रिवीजन किए ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। हो सकता है 1-2 पॉइंट्स में आगे किसी हार्मोन के भूल भी जाऊँ, वो मैं चेक कर लूंगा, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस है पूरा कि मैं इसके फंक्शंस अभी नहीं भूलूंगा। मेरे को याद हो गया है, ट्रिक से याद हो जाता है। और जो रट्टा मारने की चीज है उसको 5 बार पढ़ लो, मेरे को तो याद हो जाता है। और मेरी मेमोरी पावर तो बहुत वीक है, मैं तो बोलता ही हूँ क्लास में। तो मेरे को अगर याद हो गया है तो तुमको तो याद हो ही जाएगा 100%, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा हिस्ट्री, कोई भी हार्मोन की हिस्ट्री पहले बताई जाती है, बाद में फंक्शंस बताए जाते हैं। इसकी हिस्ट्री मैंने जानबूझ के नहीं बताई पहले, क्योंकि इसकी हिस्ट्री ना थोड़ी सी अजीब है। डार्विन, मतलब अपना इवोल्यूशन वाला चार्ल्स डार्विन, ठीक है, और उसका बेटा दैट इज फ्रांसिस डार्विन, दोनों ने ऑब्जर्व किया, ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया है कि लाइट के डायरेक्शन की तरफ जो पत्तियां रहती है, जो पौधे रहते हैं वो मूव होते हैं। तो क्यों मूव होते हैं? कोलियोटाइल्स, ठीक है, कोलियोटाइल यानी प्लूम्यूल का कवरिंग, और कोलियोराइजा यानी रेडिकल का कवरिंग। बेंड टूवर्ड्स लाइट, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? दैट कोलियोटाइल्स बेंड टूवर्ड्स लाइट। एनसीईआरटी ने बोला है बिकॉज ऑफ ट्रांसमिसेबल फैक्टर, ट्रांसमिसेबल इन्फ्लुएंस बोला है शायद, ट्रांसमिसेबल इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब वो इन्फ्लुएंस करना, सिग्नल देना, हार्मोन की तरह एक्ट करना। कोई ऐसा केमिकल जो ट्रांसमिसेबल है, ट्रांसमिसेबल मतलब जो ट्रांसमिट हो सकता है। मैंने अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि ऑक्सीजन बनता है टिप पे, फिर माइग्रेट होता है नीचे, और फिर यहाँ पर सेल डिवीजन करने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो वो ट्रांसमिट होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, ये उनको पता चल गया था। पर वो क्या था क्या नहीं वो उनको पता नहीं था, उन्होंने दोनों ने बस ऑब्जर्व किया है, ठीक है। उसके बाद FW वेंट नाम का साइंटिस्ट आया, उसने क्या किया है? उसने आइसोलेट किया है। इन्होंने दोनों ने बस ऑब्जर्व किया, उन्होंने FW वेंट ने एक्चुअल में आइसोलेट किया। कहाँ से आइसोलेट किया ऑक्सीजन को? फ्रॉम ओट कोलियोटाइल्स। ओट्स वगैरह पता होगा ना तुमको, वैसे वो इसकी खेती इंडिया में नहीं होती है, लेकिन काफी फेमस है ओट्स, सुपरमार्केट्स में वगैरह मिलते हैं, ब्रेकफास्ट में वगैरह खाते हैं कई लोग ओट्स। वीट और इसके समान ही एक ग्रेन है, वो ग्रेन क्रॉप है, ठीक है। तो उसके कोलियोटाइल से इसने आइसोलेट किया, उसके कोलियोटाइल्स तोड़े उसने और उसको अगार के प्लेट में रख दिया। तो वो नीचे नीचे ऐसा माइग्रेट हो गया ऑक्सीजन, और उसमें जाकर पेट्री प्लेट के अगार में जाकर जमा हो गया। फिर उसको वहां से इन्होंने आइसोलेट किया FW वेंट ने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है इसमें? मैं बोला ना कि कुछ तो भी स्पेशल है। क्या स्पेशल है इसमें? इतना तो सिंपल है। प्रॉब्लम क्या है कि पहले एनसीईआरटी ने ये बोला है
जनरल हार्मोन्स का एक्सप्लेनेशन देते वक्त। और फिर जब स्पेसिफिकली ऑक्सिन का एक्सप्लेनेशन देती है एनसीईआरटी, तब बोलती है एनसीईआरटी कि ऑक्सिन्स वर फर्स्ट आइसोलेटेड। तब एनसीईआरटी बोलते हैं कि ऑक्सिन्स वर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ठीक है, तो पहले बोला हुआ है ओट कोलियोटाइल से, उसके बाद बोला हुआ है ह्यूमन यूरिन से। तो क्या करने का, तो मेरे को नहीं पता क्या करने का, मैं कैसे बताऊं क्या करने का, आई कैनॉट टेल यू। ऐसा क्वेश्चन अगर आया कि ऑक्सिन्स वर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम, तो मेरे को नहीं पता क्या मार्क करने का, मैं तो बोलूंगा छोड़ देने का क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ऐसा किया है एनसीईआरटी ने, दोनों दिया है। तो बस इसलिए मैं इसको स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ कि ये चीज ऐसी है एनसीईआरटी में और उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, है तो है। बाकी ऑब्जर्व पूछा तो फ्रैंक बिना दिमाग लगाए सीधा चार्ल्स डार्विन, फ्रांस डार्विन अपन मार्क कर सकते हैं, लेकिन आइसोलेट बोला तो क्या करने का मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सिन्स। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, दैट इज गिब्बरलिंस। गिब्बरलिंस क्या करते हैं, गिब्बरलिंस का एक फंक्शन है कि वो इंटरनोड का इलोंगेशन करते हैं, इंटरनोड का। ठीक है, इंटरनोड इलोंगेट करते हैं। इंटरनोड तो पता ही है, अभी एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स के कारण अपने को पता है। तो इंटरनोड इलोंगेशन करने के कारण क्या हो गया कि गिब्बरेला फ्यूजिक्यूरॉय नाम का एक फंगस है, गिब्बरेला फ्यूजिक्यूरॉय नाम का एक फंगस है। ये फंगस राइस को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, राइस या व्हीट है शायद, नहीं राइस ही है। राइस सीडलिंग्स को इन्फेक्ट करता है गिब्बरेला फ्यूजिक्यूरॉय। ठीक है, तो राइस सीडलिंग्स में वो इंटरनोड का अगर इलोंगेशन कर देगा बहुत ज्यादा, तो राइस सीडलिंग्स पहले मोनोकॉट है, सेकेंडरी ग्रोथ तो होती नहीं है, तो ज्यादा इंटरनोड इलोंगेट हो गए, ज्यादा लंबे हो गए, तो सेंटर ऑफ मास कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वो राइस के सीडलिंग्स मतलब राइस के प्लांट्स ऐसे गिरने लगेंगे। बराबर है ना, तो गिरने लगेंगे तो जापान में डिस्कवर हुआ था सबसे पहले। तो जापानीज लोगों ने ऐसे राइस के प्लांट्स को बकाने बोलना चालू कर दिया। बकाने मतलब जापानीज भाषा में होता है बेवकूफ। ठीक है, कि ये कैसे पागल राइस के प्लांट्स है, ऐसे सीधा सीधा ग्रो हो रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ करना तो हो नहीं रहा, फिर भी लंबे लंबे होके गिर रहे हैं, बेवकूफ हो गए, पागल हो गए, इसलिए उस डिजीज का नाम रखा बकाने डिजीज। ठीक है, तो बकाने डिजीज हो रहा था गिब्बरेला फ्यूजिक्यूराई से। तो ये गिब्बरेला फ्यूजिक्यूराई गिब्बरलिक एसिड रिलीज कर रहा था, उसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो दिस वाज हाउ गिब्बरलिक एसिड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। कि ये जो केमिकल है, ये केमिकल इंटरनोड इलोंगेशन करवाता है। फिर पता चला कि ये नेचुरली प्लांट्स में भी तैयार होता है और एक्चुअली एक प्लांट हार्मोन है। ठीक है, तो फिर गिब्बरलिक एसिड 1, गिब्बरलिक एसिड 2, गिब्बरलिक एसिड 3, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ गिब्बरलिक एसिड्स हैव बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, उसमें से ये जो गिब्बरलिक एसिड 3 है, मैं इसको टॉपिक को चेंज कर देता हूं, मैं इसको गिब्बरलिन नहीं बोलता हूं, मैं इसको बोल देता हूं गिब्बरलिक एसिड। ठीक है, तो बहुत अलग अलग प्रकार के गिब्बरलिक एसिड डिस्कवर हुए हैं। उसमें से जो GA3 वाला गिब्बरलिक एसिड है उसको स्पेसिफिकली बोलते हैं गिब्बरलिन्स या जिबरलिन्स, उसको बोलते हैं जिबरलिन। गिबरलिक एसिड 1, गिबरलिक एसिड 2, गिबरलिक एसिड 3, ऐसे मोर देन 100 गिबरलिक एसिड डिस्कवर हुए हैं, हंड्रेड्स हुए हैं डिस्कवर, और उसमें से गिबरलिक एसिड 3 जो है उसको बोला जाता है गिबरलिन। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री तो एकदम सिंपल है। इसके फंक्शंस क्या है, तो इसके फंक्शंस एकदम सिंपल है। सबसे पहला मैंने बताया इंटरनोड इलोंगेशन, है ना, ये तो यहीं पर इसके हिस्ट्री में ही हो जाता है। तो इंटरनोड इलोंगेशन अगर इसका फंक्शन है, तो दूसरा इसका फंक्शन हो गया यूज्ड इन शुगर केन एग्रीकल्चर, यूज्ड इन शुगर केन एग्रीकल्चर। ठीक है, क्योंकि शुगर केन में इंटरनोड जितना लंबा उतना उसमें जूस ज्यादा रहेगा, उसके नोड थोड़ी खाते हैं अपन, या शुगर केन के नोड से थोड़ी अपन शुगर केन का जूस निकालते हैं,
उसके इंटरनोड से ही निकालते हैं, तो इंटरनोड जितने बड़े उतना बेहतर। ठीक है, अभी इस एग्रीकल्चर से ही अपने को और कोरोलरीज बना लेनी है। शुगर केन एग्रीकल्चर से ही अपन ने इसको ग्रेप से भी याद कर लेना है, ग्रेप्स को भी, ग्रेप स्टॉक्स। ठीक है, ग्रेप स्टॉक्स में भी, ग्रेप में भी जितना इंटरनोड लंबा होगा उतना उसको, उतनी उसकी वेल, क्योंकि ग्रेप का पेड़ नहीं रहता, उसकी वेल रहती है, तो उसका जितना वो लंबा रहेगा उसका इंटरनोड, उतना उसका ग्रेप स्टॉक लंबा होते जाएगा, उतने ज्यादा ग्रेप्स उस फार्मर को मिल पाएंगे। ठीक है, कोरोलरी अभी तक खत्म नहीं हुई है। एग्रीकल्चर की कोरोलरी से अपन ने ग्रेप भी याद कर लिया। देखो, शुगर केन तो इससे याद हो जाता है फुकट में, फिर एग्रीकल्चर से इसको याद कर, एग्रीकल्चर के दो कोरोलरीज, एक ग्रेप एग्रीकल्चर और दूसरा एप्पल्स का जो शेप है, एप्पल्स का शेप सही करने में, बराबर जो एप्पल का जो एक पर्टिकुलर शेप रहता है वैसा शेप लाने में गिबरलिक एसिड का रोल है। ठीक है, तो एप्पल का शेप भी अपने को इसके कोरोलरी से याद हो जाएगा। इसकी 3 कोरोलरीज है, एक हो गया ग्रेप स्टॉक, दूसरा हो गया एप्पल का शेप, तीसरा ये क्या करता है, ये शेल्फ लाइफ बढ़ाता है फ्रूट्स की। शेल्फ लाइफ बढ़ाता है मतलब क्या करता है, शेल्फ लाइफ बढ़ाता है मतलब क्या करता है, तो शेल्फ लाइफ बढ़ाने का मतलब ये है कि फ्रूट्स ज्यादा देर तक पेड़ पे लगे हुए रहेंगे। अगर गिबरलिक एसिड स्प्रे किया तो जल्दी गिरेंगे नहीं, जल्दी पकेंगे नहीं, तो उससे क्या फायदा होगा तुम लोग बोलोगे। तो देखो, जैसे अभी मैंगो का सीजन चल रहा है ना, लेकिन अभी लॉकडाउन होने के कारण मैंगो अपने को ज्यादा उतना इजीली एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है। चंद्रपुर का मेरे को पता नहीं, नागपुर में तो बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होने के कारण नागपुर में तो घर के बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। अब जब लॉकडाउन खुलेगा जून महीने में, तब मैंगो खाने की कोशिश भी करेगा कोई, तो उसको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि मैंगो का सीजन तब तक खत्म हो चुका रहेगा। लेकिन किसी फार्मर ने गिबरलिक एसिड स्प्रे करके अगर मैंगो को शेल्फ लाइफ बढ़ा के पेड़ पे ही रखा होगा, तो उसके मैंगो राइप होकर नीचे कब गिरेंगे, जून महीने में, क्योंकि उसने शेल्फ लाइफ को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, है ना, बराबर है। तो उसके कारण वो जून महीने में भी मैंगो बेच पाएगा। जब बाकी फार्मर्स का मैंगो खत्म हो जाएगा तब ये अपना मैंगो मार्केट में लाएगा, और उसके मैंगो को ऑफकोर्स तब ज्यादा वैल्यू रहेगी, क्योंकि उस समय मैंगो अवेलेबल नहीं रहेगा इजीली जितना मई महीने में रहेगा। समझ में आ रहा है ना, तो शेल्फ लाइफ बढ़ाने का ये मतलब होता है। तो इससे अपने को शुगर केन याद रह जाता है, और शुगर केन एग्रीकल्चर से इसके 3 कोरोलरीज अपन याद रख लेंगे। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली कोरोलरीज, लेकिन एग्रीकल्चर में इसके 3 यूजेस है, अपन ऐसे ही याद रख लेंगे। ठीक है, फिर इंटरनोड इलोंगेशन के कारण एक और चीज क्या होगी कि ये बोल्टिंग करेगा। बोल्टिंग मतलब रोजेट हैबिट को वाइन हैबिट में कन्वर्ट करने का। रोजेट हैबिट को कन्वर्ट करने का वाइन हैबिट में। वाइन मतलब वेल, ठीक है, वाइन मतलब वेल क्लाइंबर, जो ऐसा लंबा रहेगा, जो पतला रहेगा लेकिन लंबा रहेगा। और रोजेट मतलब उसका स्टेम छोटा सा रहेगा और वहीं पर बहुत सारी लीव्स रहेगी। जैसे अपन यूफोरबिया क्या बोल रहा हूँ, इकोर्निया और पिस्टिया, ये जो ऑफसेट है, ऑफसेट का डिस्क्रिप्शन अपन क्या लिखते हैं, अगर तुमको याद होगा तो ऑफसेट के डिस्क्रिप्शन में अपन लिखते हैं कि वो जो स्टेम है वो पानी में ऐसा भागते जाता है, और उसके नोड से रोजेट ऑफ लीव्स ऊपर और रूट्स नीचे ऐसे ग्रो होती है। रोजेट ऑफ लीव्स ऊपर और रूट्स नीचे ऐसे ग्रो होते हैं। तो एक ही जगह पे ऐसा जब बहुत सारी लीव्स जमा हो जाती है तो उसको बोलते हैं रोजेट ऑफ लीव्स। ठीक है, तो रोजेट हैबिट वाला प्लांट पे अगर तुम गिबरलिक एसिड स्प्रे करोगे तो उसका इंटरनोड इलोंगेट होगा और वो ऐसा लंबा होने लगेगा प्लांट, तो उसको अपन फिर बोलेंगे वाइन। तो रोजेट हैबिट को वाइन हैबिट में कन्वर्ट करना ये भी इसके कारण पॉसिबल रहेगा, और इस एक्टिविटी को बोलते हैं बोल्टिंग। ठीक है, बोल्टिंग का राइमिंग वर्ड है मेल्टिंग। बोल्टिंग का राइमिंग हो गया मेल्टिंग, तो इससे अपने को मेल्टिंग याद रह जाएगा। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या होता है कि पेपर बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए अपन शुगर केन को जब यूज करते हैं, चलो पेपर भी छोड़ो, सबसे बेस्ट एल्कोहल फॉर्मेशन लेते हैं। तो एल्कोहल फॉर्मेशन में क्या है कि तुमको अगर किसी फ्रूट से एल्कोहल तैयार करना है तो फ्रूट में तो स्टार्च प्रेजेंट है, और एल्कोहल फॉर्मेशन करने के लिए तुम ईस्ट इस्तेमाल करोगे, ईस्ट।
है ना। एंड ईस्ट इज अ फंगस, फंगस डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को खाने का काम करता है। तो स्टार्च को सुक्रोज में कन्वर्ट करने का काम उसको थोड़ी जमेगा, वो अगर उसको जमा रहता तो वो सैप्रोफाइट थोड़ी रहा रहता, फिर तो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन रहा रहता उसका अपने समान, कि अपन खाने का फिर उसको डाइजेस्ट करने का। वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड मटेरियल खाने वाला एनिमल है, सॉरी ऑलरेडी डाइजेस्टेड मटेरियल खाने वाला ऑर्गेनिज्म है, इसलिए तो उसको सैप्रोफाइट बोलते हैं। तो स्टार्च को सुक्रोज में कन्वर्ट करने का काम वो थोड़ी कर पाएगा, ईस्ट को नहीं जमेगा स्टार्च को कन्वर्ट कर पाना सुक्रोज में, बराबर है, इसलिए उसको सुक्रोज में कन्वर्ट करके देना पड़ता है। तो स्टार्च को सुक्रोज में कन्वर्ट करने का जो काम है, सुक्रोज क्यों बोल रहा हूं बार बार, सॉरी, स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट करने का जो काम है उसको बोलते हैं मेल्टिंग। अगर तुमको बायोमोलिक्यूल्स याद होगा तो अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन और अल्फा ग्लूकोज का चौथा कार्बन, अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन और अल्फा ग्लूकोज का चौथा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पहला कार्बन जब एक दूसरे को अटैच हो जाते हैं तो मेल्टोज बनता है ना, अल्फा 1,4, और फिर मेल्टोज 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 करते करते स्टार्च बनता है। तो स्टार्च को अपने को पहले तोड़ना पड़ेगा मेल्टोज में, उसको बोलेंगे मेल्टिंग, ठीक है। तो ये मेल्टिंग ईस्ट को करवा के देना पड़ता है, तो ये मेल्टिंग प्रोसेस में भी गिबरलिंस का रोल है, ठीक है। बोल्टिंग का राइमिंग मेल्टिंग, ये भी अपने को याद हो गया। दूसरा वो जनरल ग्रोथ स्टिम्यूलेटर है, वो जनरल ग्रोथ स्टिम्यूलेटर है, तो वो ग्रोथ को क्या करेगा, वो ग्रोथ को करेगा स्टिम्यूलेट, जनरली स्टिम्यूलेट करेगा। तो उससे एक ग्रोथ स्टिम्युलेशन करेगा, सेल डिवीजन करेगा, ये तो रहेगा ही, और उसके अलावा वो क्या करेगा, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा। डॉर्मेंसी समझता है ना, सीड अगर कोई डॉर्मेंट है मतलब ग्रो नहीं हो पा रही है तो उसको ग्रो करवाने का काम गिबरलिक एसिड करेगा। ऑफ कोर्स सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करने ने ग्रोथ को स्टिमुलेट करना, जनरल ग्रोथ स्टिमुलेटर तो वो है ही, है ना। ऑक्सिन, गिबरलिक एसिड्स और साइटोकाइनिन्स, इन तीनों को अपन ने ग्रोथ का स्टिमुलेटर बोला हुआ है, बराबर। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ गिबरलिक एसिड। स्टेटमेंट में बोला है कि ये 200 टाइम्स मोर एफिशिएंट है पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करने में, और बोर्ड के हिसाब से न्यूक्लियस वालों को वो पॉइंट याद रखना भी पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, अभी अपने को मेन फंक्शन, मेन अपना पर्पस नीट है, अपन नीट के हिसाब से ध्यान रखेंगे। तो सिर्फ एनसीईआरटी के फंक्शन याद रखो, रैंकर्स तुम तो दिमागी मत लगाओ, तुम तो सिर्फ वही याद रखो, न्यूक्लियस वालों भी तुम भी पहले यही याद रखो, ठीक है। क्या, एनसीईआरटी वाले फंक्शंस, ज्यादा उसमें कंफ्यूज खुद को मत करो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे साइटोकाइनिन की तरफ। साइटोकाइनिन नाम में लिखा है यार, साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो ये सेल डिवीजन करने के लिए स्टिम्युलेट करेगा, सेल डिवीजन के लिए स्टिम्युलेट करेगा, है ना। तो इसका पहला फंक्शन तो हो गया सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, ये तो फुकट में हो गया। ऑक्सीजन में अपन ने बोला था, ऑक्सीजन में एक्स है, जाइलम में एक्स है, तो वो जाइलम डिफरेंशिएशन करेगा। तो साइटोकाइनिन में सी है और क्लोरोप्लास्ट भी सी से है, तो क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंशिएशन, क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन, क्लोरोप्लास्ट का डिवीजन, फॉर्मेशन तो नहीं कर सकते लेकिन क्लोरोप्लास्ट को डिवाइड कर करके मल्टीप्लाई करवा के और क्लोरोप्लास्ट का नंबर बढ़ाना, क्लोरोप्लास्ट डिफरेंशिएशन करवाना, ये भी साइटोकाइनिन का काम है, ठीक है। सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर सेल डिवीजन, सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर क्लोरोप्लास्ट, सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, ये भी साइटोकाइनिन का फंक्शन है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, फिर उसके अलावा इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये ऑक्सीजन के अपोजिट काम करता है। ऑक्सीजन के अपोजिट मतलब ये क्या करता है, इनहिबिट्स अपाइकल डोमिनेंस, इनहिबिट्स अपाइकल डोमिनेंस एंड स्टिम्युलेट्स लैटरल बर्ड। तो ये भी एक टी प्लांटेशन में यूज किया जा सकता है, मतलब साइटोकाइनिन को स्प्रे किया जा सकता है टी प्लांटेशन में, टी के पौधों के ऊपर,
है ना, या ऐसे कहीं पर भी अपने को जरूरत पड़ती है तो ये भी एक याद रखेंगे। सेल डिवीजन डिफरेंशिएशन से अपने को एक चीज और याद रख सकते हैं अपन कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, जहाँ पर ग्रोथ ज्यादा होती है वहां पर ही अपने को ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। ठीक है। अच्छा, साइटोकाइनिन की एक और खासियत है कि ये कोकोनट के एंडोस्पर्म में मिलता है, कोकोनट वाटर में मिलता है। तो टिश्यू कल्चर जो रहता है ना, प्लांट टिश्यू कल्चर मतलब पेट्री प्लेट में प्लांट की सेल्स को ग्रो करना, उसमें कोकोनट वाटर यूज करते हैं, क्योंकि कोकोनट वाटर से उनको मिलता है साइटोकाइनिन। ठीक है। कोकोनट वाटर इज यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। क्यों? क्योंकि उसमें उनको मिलता है साइटोकाइनिन। ऐसा रियल में कोई यूज नहीं करता, सिर्फ नीट के क्वेश्चन के काम का है ना, जिसके पास करोड़ों की लैब है और टिश्यू कल्चर करने के लिए इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, वो सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सीधा सीधा आर्टिफिशियली मतलब ये से इंडस्ट्रीज में से साइटोकाइनिन का डब्बा खरीद के ला सकता है ना, वो नीचे जाके अपने लैब से नीचे उतर के कोकोनट खरीद के लाएगा और फिर वो कोकोनट वाटर उसमें डालेगा। ऐसा कोई नहीं करता है, सिर्फ नीट के काम का क्वेश्चन है। ठीक है। मुद्दा ये है कि इसमें साइटोकाइनिन मिलते हैं, तो सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर कोकोनट वाटर, ये भी अपने को याद रहता है। बढ़िया काम है एकदम साइटोकाइनिन का, याद रखना एकदम सिंपल है। ठीक है। लेट मी रिमेम्बर, और कुछ है क्या? सेल डिवीजन, क्लोरोप्लास्ट, कार्बोरेट ट्रांसलोकेशन, इनहिबिट अपाइकल डोमिनेट्स एंड स्टिमुलेट्स लैटरल बड, कोकोनट वाटर को यूज करते हैं। ठीक है। साइटोकाइनिन का मेरे को तो इतना याद आ रहा है, वैसे मैं एक बार एनसीईआरटी देख लूंगा। रीडिंग नहीं करेंगे अपन एनसीईआरटी की, क्योंकि कोई एक आधा पॉइंट छूट भी गया होगा मेरे से तो भी वो तुमको समझ ही जाएगा। मेजर पॉइंट्स तो मैंने कर ही लिए है कवर। ठीक है। बाकी इन जनरल ये भी ग्रोथ स्टिमुलेंट रहेगा, तो ये भी ग्रोथ ये तो करवा ही रहा है, सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन तो करवा ही रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तो मिलेगा ही, है ना। ठीक है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन। तो ये हो गए ग्रोथ को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन्स के फंक्शंस। ये वीडियो देखने के बाद ट्रिक्स भी अपनी एनसीईआरटी में, ये ट्रिक्स भी एनसीईआरटी में लिख लेना, ताकि जब भी एनसीईआरटी खोलोगे तो याद रखना आसान हो जाएगा। डेली थोड़े दिन रिवीजन करनी पड़ेगी तुमको। ये वीडियो आज ही देख लेंगे, इसके बाद में तुरंत आज ही इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड वाला वीडियो आज ही भेज दूंगा, वो रेडी है ऑलरेडी। बस मतलब अभी मैं इसको रेडी कर रहा हूँ, मैं भी बस वीडियो उसका अलग से बनाऊंगा मैं, क्योंकि फिर एक्सपोर्ट में और यूट्यूब पे अपलोड करने में तकलीफ जाती है, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ। इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। आज के आज मैं इथाइलिन और वो वाला भी एब्सिसिक एसिड वाला और वर्नलाइजेशन फोटोपीरियोडिज्म वाला वीडियो भी मैं आज के आज ही भेज रहा हूँ, अभी बना रहा हूँ। तो प्लीज़ वो वीडियो आज ही देख लेंगे। ये चैप्टर अपन आज के आज खत्म कर देंगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे कॉकरोच का रीडिंग, नेक्स्ट क्लास में हम कॉकरोच का रीडिंग करेंगे। ठीक है। तो आज के आज ये वीडियो खत्म कर देना है अपने को अच्छे से, मतलब एनसीईआरटी से रीड करके पूरा ये तैयार अपने को कर लेने का है। गुड बाय।